तो खूब जम के लुत्फ उठाइएगा बड़े दिन यानी क्रिसमस का। लेकिन कोई भी खास आयोजन हो या त्यौहार हो, आप उसका पूरी तरह से आनंद तभी ले सकते हैं जब आप अच्छा महसूस करें, पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करें। और ऐसे में जब पारा लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है तो अपनी सेहत का बहुत खास ध्यान रखें। और ख़ास तौर पर अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत है तो ये एहतियात और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ऐसे में आप अपना बचाव कैसे करें और इस बीमारी से आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, इसी पर एक खास चर्चा। और हमारे खास मेहमान हैं इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रमेश पीआर हमारे साथ हैं। ही इज चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड सुपरिंटेंडेंट आर्य वैद्यशाला कोट्टेकल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और देखिए खास बात आपके लिए ये है कि अगर इससे जुड़े ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़े आपके कोई भी सवाल है, किसी भी तरह की जानकारी आप चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि ऐसे में परहेज क्या किया जाए, दवा कैसी होनी चाहिए, आयुर्वेद में इसका क्या उपचार है, ये जानने के लिए आप हमें फ़ोन मिला सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 23097532 और दिल्ली के बाहर से आप कॉल कर रहे हैं तो 011 पहले लगा। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमें ये समझाएं कि एक जो कॉमन आर्थराइटिस होता है जिसे हम गठिया कहते हैं, उससे ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे अलग है? आर्थराइटिस कई रूप में बताया गया है, मोर देन 150 वैरायटीज ऑफ आर्थराइटिस बताया गया है टेक्स्ट में। बट कॉमनली हम 3 टाइप आर्थराइटिस मेनली इंडिया में हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिस में, डे टू डे प्रैक्टिस में। वो है, वन इज ओस्टियोआर्थराइटिस विच इज कॉल्ड संधिगत वात इन आयुर्वेदा। इट इज अस्थि का क्षय के अनुसार, डीजनरेशन की कार्टिलेज के अनुसार ये हो जाता है। सेकंड थिंग, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। ये इम्यून सिस्टम का मामला है, आपकी रोग प्रतिरोध शक्ति आपको अपने आप अटैक कर रही है, इसको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम कहा जाता है। अच्छा। एंड थर्ड वैरायटी गाउटी आर्थराइटिस बनाते हैं, इसमें यूरिक एसिड आपकी जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। दिस आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस हम इंडिया में देखते हैं। बट मेनली प्रैक्टिस में ओस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा आते हैं एंड देन रूमेटॉइड ज़्यादा। ओके, Yes. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे आपने बताया कि लगातार इस्तेमाल के चलते Yes. अस्थि क्षय होता है, यानी वियर एंड टियर होता है। तो क्या ये ज्यादातर बड़ी उम्र के लोगों को भी होता है? जनरली ऐसा है, जनरली बड़ी उम्र के आफ्टर द एज ऑफ 40-45 ये हो जाता है। बट अभी ये 16% पीपल को 18 एंड 40 के बीच में भी हो जाता है। अच्छा। यस। तो ऐसा क्यों है कि अब ये यंगस्टर्स में भी देखने को मिल रहा है? कई कारण है। बेसिकली वन मेन थिंग, अब मोटापा की वजह से घुटनों में बार बार प्रेशर, आप सीढ़ियों चढ़ते समय उतरते समय एक पैर में पूरा वजन का प्रेशर आ रहा है। और यानी किसी भी इंजरी हुआ, किसी भी एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद इंजरी हुआ, उसमें भी ये आने की चांसेस है। थर्ड थिंग, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। देन जेनेटिक फैक्टर है, तो हमारा एक ट्विन से तो एक में हुआ है तो दूसरे में आने की चांसेस है। अच्छा। एंड देन एंजाइमेटिक चेंजेस, तो शरीर में बहुत टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो आम करते हैं आयुर्वेद में। सो ये टॉक्सिन्स की वजह से भी अंदर बोन की खराबी होती रहती है। सो ये कारण से कुछ लोगों को जल्दी उम्र में भी, अर्ली उम्र में भी हो जाता है। बट जनरली वेयर एंड टेयर, बिकॉज बार बार ये ओवर यूज करना है, बिकॉज लेबर क्लास पीपल को बहुत ज़्यादा वेट उठा के सीढ़ियों चढ़ना उतरना पड़ता है। सो ये उनकी न्यूट्रिशन भी कम हो जाते हैं। सो इस समय ही ये ज़्यादा महसूस करते हैं। और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सिरोही से फोन किया है, हमारे साथ चंद्रगुप्त जी हैं। जी बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मैं चंद्रवीर सिंह राजपुरोहित सिरोही से बात कर रहा हूँ। जी, हमारे यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा पानी में जाता है। इस तरीके की अक्सर ये गठियावादी की जो तकलीफ है, ये सर्दी के समय में आ जाती है। तो क्या इसमें हम हल्दी का जो विशेष मतलब ग्रामीण रूप से सेवन करते थे, ये हल्दी का सेवन बढ़िया है घी के साथ? अच्छा, ये कह रहे हैं कि जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पानी में फ्लोराइड ज्यादा है और सर्दी के मौसम में ये जो शिकायत है ये और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो खाने में ऐसा क्या किया जाए कि सब कुछ सही रहे? क्या हल्दी लेना सही है? नो, ये फ्लोरोसिस, ये फ्लोराइड कंडीशन, फ्लोरोसिस अलग कंडीशन है। अच्छा। बट डिटीरियोरेशन में, ओस्टियोआर्थराइटिस में हड्डी की ताकत के लिए मेनली आयुर्वेद में भी ऐसा कहा गया है। एक्चुअली आप न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, बिकॉज ये मिसकंसेप्ट लोग कहते हैं ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते।
बट ये वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में हो जाता है। इसमें न्यूट्रिशियस डाइट न मिले तो अस्थि का क्षय और खराब हो जाए। सो अच्छी तरह बिकॉज मॉडर्न मेडिसिन के बारे में देखते समय हम विटामिन बी, सी, डी एंड देन कैल्शियम, देन ओमेगा 3 ये होना चाहिए। आयुर्वेद में भी मिल्क प्रोडक्ट्स एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स, प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, ये सब एंटीऑक्सीडेंट वाला फूड ही बताया गया है। सो ए बैलेंस्ड डाइट हमेशा अच्छा है, बट फ्लोराइड ज्यादा है तो उसके बारे में सोचना वो एक अलग बात है। अच्छा, तो और डॉक्टर साहब उम्र सभी की बढ़नी है और हम अपनी हड्डी का इस्तेमाल भी लगातार करते ही रहेंगे, हमें ज़रूरत भी है। तो ऐसे में हम बढ़ती उम्र की तरफ अच्छी सेहत के साथ जाएं, ये कैसे होगा? ये एक्चुअली सभी लोग थोड़ा सा हमारे लाइफस्टाइल के बारे में सीरियसली सोचना है, ये मैं बताना चाहूँगा। बिकॉज प्रिवेंशन हमेशा पहले, ये हड्डी बिल्कुल खराब होने के बाद कुछ नहीं कर सकते, ओनली सर्जरी ही कर सकते। लोग आते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, हड्डी कंप्लीटली खराब होके एक्सरे लेके आते हैं, अभी तो क्या करना है, उस समय कुछ नहीं करना है। लेकिन हम हमारे बॉडी के बारे में थोड़ा सा सोचते समय, बॉडी हमारे एक बॉडी की लैंग्वेज में हमको संवेदन करते हैं। बिकॉज पहले आप चलते समय और सीढ़ियों चढ़ते समय आपकी घुटनों में दर्द है तो उसमें उस समय सोचना है कुछ होने वाली है। अच्छा, ये अर्ली सिम्टम्स है। सेम वे आप जमीन पे बैठ के उठते समय, टॉयलेट यूज करते समय और आप वज्रासन में बैठा है, उस समय सब प्रॉब्लम होते समय डेफिनेटली उसके बारे में सीरियसली सोचना है। देन न्यूट्रिशियस डाइट, समटाइम्स आपकी मोटापे की वजह से आप सीढ़ियों करते समय एक पैर में पूरा वजन का प्रेशर आए, सो ये बार बार ऐसा दबा के बीच में जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज वॉर्न आउट हो जाता है। एंड कार्टिलेज वॉर्न आउट के बाद देन हड्डी में भी ये प्रॉब्लम होता है। तो उस समय हड्डी थोड़ा सा टिबियल स्पाइकिंग वगैरह थोड़ा सा हार्ड होके हड्डी टू हड्डी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होते हैं, उस समय भी प्रॉब्लम आता है। देन लोग सोचते हैं अभी एक्सरसाइज कुछ नहीं करना, आराम लेने से रेस्ट ये ठीक हो जाएगा, बट उल्टा है। हम सीरियसली सोचना है, बिकॉज ये हड्डी के अंदर ब्लड वेसल्स कम है, सो वो नॉर्मल फ्लूइड से, साइनोवियल फ्लूइड से ये सब ही इनका न्यूट्रिशन होता है। सो हम रेगुलर प्रॉपर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन ये करने से हड्डी को हम बचा सकते हैं। सो अर्ली स्टेज में हम करते समय फर्दर और खराब न होने में हम कुछ मदद दे सकते हैं, एंड उसके साथ कुछ दवाइयाँ भी ले सकते हैं पेन कंट्रोल के लिए। सो अच्छे तरह से वेट मेंटेन करना, बी एक्टिव, देन डिप्रेस हो जाता है दर्द होते समय कुछ लोग, सो पॉजिटिव थिंकिंग करना है। हेल्थी लाइफस्टाइल वेरी मच इसको हेल्प करता है। नींद प्रॉपर नींद से अच्छे से पेन मैनेजमेंट भी हो जाता है, नरिशमेंट भी होता है एंड रिपेयर भी होता है। और अब हमारे साथ जय हैं जो गाजियाबाद से इन्होंने हमें फोन किया है। जी बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या मतलब प्रोटीन और ये ओमेगा 3 ये सब लेने में फायदा है या मतलब परहेज करना चाहिए? प्रोटीन लेना क्या फायदेमंद है या प्रोटीन का परहेज? हाँ, वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के रोमेटॉइड आर्थराइटिस में हम देखना पड़ेगा, बिकॉज रोमेटॉइड आर्थराइटिस इम्यून सिस्टम का मामला है, मैंने कहा था। सो हर एक इम्यून सिस्टम अलग रूप से रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा। सो सभी लोगों को सभी चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होता है। वो 40% में डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखा है, लेकिन 60% में समटाइम्स इम्यून सिस्टम की मामला की वजह से हमेशा प्रॉब्लम होती है। सो ये 40% में हम हैं बेस्ट जज। मैं ये भी मेरे पेशेंट से यही कहते हैं, डॉक्टर को जनरल प्रिंसिपल्स बता सकते, बट आप खुद देखना आपको क्या सूट है क्या सूट नहीं है। मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, बिकॉज जनरली बताते समय आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, प्रिजर्वेटिव वाला फूड, फ्रोजन फूड एंड हाई प्रोटीन, ये सब समटाइम्स रोमेटॉइड आर्थराइटिस में उल्टा काम देते हैं। अच्छा। उल्टा इन्फ्लेमेशन हो जाता है 24 आवर्स के अंदर या 48 आवर्स के अंदर प्रॉब्लम करते हैं।
बट सभी लोगों को कुछ लोगों को दूध हम रेगुलर लेते हैं, कुछ लोग दूध लेते समय इम्यून सिस्टम उसको लेते हैं फॉरेन बॉडी आके, सो वो फॉरेन बॉडी को बॉडी से निकालने के लिए, मिल्क प्रोटीन को निकालने के लिए रिएक्शन शुरू होता है इम्यून सिस्टम का, वो है संधि में सुलझन। सो आप है बेस्ट जज। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअली आप देख लीजिए हर एक चीज लेके 24 आवर्स के अंदर जनरली अनहेल्थी डाइट अवॉइड कर लीजिए, बट प्रोटीन ये सब लेके देखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल राजमा लिया, राजमा लेने के बाद 24 आवर्स के अंदर प्रॉब्लम आते समय वो कुछ दिन के लिए 2 हफ्ते के लिए बंद कर दीजिए, देन दोबारा लेके देखना, दोबारा भी सेम फिनोमिना होते हैं तो डेफिनेटली राजमा आपको सूट नहीं। इसी प्रकार करना ज्यादा प्रैक्टिकल है कि उनकी बॉडी कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, दैट इज वेरी इम्प्रूवमेंट होगा। और डॉक्टर साहब जैसे आपने एक बड़ी अहम बात बताई थी कि थोड़ा सा दर्द होते ही लोग बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब घुटनों को आराम देने की जरूरत है और ऐसे में वो और ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। इस पे हम और बात करेंगे कि इससे उल्टा भी होता है जब लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इससे पहले कॉलर हमारे साथ है, जी बताएं क्या सवाल है आपका, कहाँ से कॉल किया है आपने? हाँ जी हेलो। हाँ जी बोले। मेरी गर्दन में छोटे समय कोई नस रह गई है डॉक्टर साहब। अच्छा। तो उसके लिए मैं अपने डॉक्टर साहब से दवाई ले रहा हूँ, तो मेरे को कैड्रो हाई प्रोटीन दे रहे हैं ये, तो इससे मेरे को कोई ज्यादा आराम नहीं है, मैं 2 साल से परेशान हूँ। अच्छा, गर्दन में इनकी दर्द है, दवाई भी ले रहे हैं 2 साल से, लेकिन आराम कुछ नहीं मिल रहा है। वो देखना पड़ेगा सर। गर्दन की आराम मोस्टली सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से हो सकता है। सो उसमें आपकी काम भी कंप्यूटर में है या लिखने की काम है तो हमेशा, और ड्राइविंग है तो हम एक ही पोजीशन में हमेशा नेक यूज करते हैं, इसीलिए सर्वाइकल स्टिफनेस हो जाता है। बट इसमें वो एक्सरे लेके और देखने के बाद अच्छी तरह से, बिकॉज ऑयल एप्लीकेशन, सब एक्सरसाइज करने से इम्प्रूवमेंट हो जाता है। एंड अभी आजकल ये भी हेड फ्रंट पोजीशन ऐसा एक बीमारी भी आया है, बिकॉज हम हमेशा ऐसा ही कंटिन्यूअसली हम कई आवर्स के लिए ऐसा बैठ के हमारा बॉडी का पोस्चर भी ऐसा हो गया, उस समय ये सर्वाइकल मसल्स बहुत स्टिफ हो जाता है। बट उसके लिए आप एक डॉक्टर के पास जाके अच्छी तरह एग्जामिन करके देन पोजीशन करेक्ट करना, बिकॉज वो भी सिंपल है, दवा से भी अधिक, बिकॉज हमेशा दवा से भी अधिक वंडरफुल रिजल्ट इससे मिलता है। सो ये सब आप देखना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन से। और डॉक्टर हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग तो वो हैं कि जरा सा दर्द होते ही वो फौरन अपना बैठ जाते हैं और कहते हैं शरीर को आराम दे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दर्द हो रहा है उसको महसूस करते हुए भी वो एक्सरसाइज करते चले जाते हैं, वो जैसे एक फिनोमेना है नो पेन नो गेन, तो वो एक्सट्रीम तक ले जाते हैं, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? दैट इज एक्चुअली ये सब करेक्ट तरीके से करना है, बिकॉज एक्सेसिव दर्द है तो एक्सरसाइज अच्छा नहीं, एंड ओवर डूइंग आल्सो भी अच्छा नहीं, बिकॉज ऐसा भी हो जाता है। कुछ लोग आके बताते हैं कि 2 किलोमीटर रोज रहते हैं, बट आधा घंटे के बाद घुटनों में दर्द होता है, वो आप गलत कर, आपकी घुटनों को ज्यादा प्रेशर देके ये घुटनों और खराब, बिकॉज कुछ लोग दौड़ते समय, ये जॉगिंग करते समय दर्द है तो इमीडिएटली उसके बारे में सोचना है, बट विदाउट, कुछ लोग ऐसा है हम दर्द है इसलिए चलना भी बंद कर दें, उसमें मोटापा बढ़ जाता है। आप ये समझना चाहिए, एक्चुअली हम रेगुलर एक्सरसाइज करते समय अंदर से सर्कुलेशन एंड स्पेशली मसाज करके, बिकॉज आयुर्वेद की फायदा इसी से होता है, मेडिकेटेड ऑयल से आप अच्छी तरह जेंटल मसाज, हल्का हाथ से करना है, वो मैनिपुलेशन वगैरह नहीं कर सकते, जेंटल हाथ से। ये बहुत स्टडीज भी हुआ है, उसमें प्रूवन थिंग मैं बता रहा हूँ। तो ये अच्छी तरह मालिश करके देन यू डू द एक्सरसाइज, सिंपल। ये स्पेशली घुटनों में वजन देना मुश्किल है, सो वो देन यू डू द एक्सरसाइज आराम से, देन इट विल हेल्प। ओके, अब चलिए हमारे साथ मिस्टर शर्मा है जिन्होंने हमें फोन किया है, जी बताएं क्या सवाल है आपका? दिल्ली से बोल रही हूँ, किरण शर्मा। मैं एक्चुअली मेरे राइट के फिंगर से थोड़ा पेन हो रहा था और साइड में हो रहा था नेक में, तो विटामिन डी का मैंने टेस्ट करवाया तो वो लेस देन 8 निकला मेरा। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप कैल्शियम लीजिए, उन्होंने वो पॉज भी दिए हैं
तो मतलब ग्रिप नहीं आती है, और घुटनों में भी जैसे सीढ़ियाँ चढ़ूं तो दर्द होता है मेरे को। हाथ में भी है, घुटनों में भी है। वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस कर लीजिए ये रूमेटॉइड है या ओस्टियो है, बिकॉज रूमेटॉइड दोनों में ये दोनों हो सकता है, बट ओस्टियो आर्थराइटिस है तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आप ब्लड टेस्ट में आपके RA फैक्टर, ESR, एंटी CCP ये सब करने से पता चल जाएगा तो वो रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है और स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट है। सो ये दोनों में टू ए सर्टेन एक्सटेंट एक्सरसाइज, बट ओस्टियोआर्थराइटिस में आप एक्सरसाइज, अच्छे डाइट, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशंस एंड देन नींद ये सब आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो, बिकॉज पेन किलर सम टाइम लेना पड़ेगा। तो आयुर्वेद में भी गुगुलू प्रिपरेशंस एंड उसी प्रकार की प्रिपरेशन से इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, दर्द को कम करते हैं, बट स्पेशली ड्यूरिंग विंटर टाइम, इसके बारे में ही हम बता रहे थे, विंटर में सर्कुलेशन कम होते समय नेचुरली अकड़न ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोगों को सूजन भी ज़्यादा होता है। उस समय आप ऑयल की थेरेपी करते समय, ऑयल लगाते समय सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, सर्कुलेशन इम्प्रूव होते समय आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होते समय सूजन फट जाते हैं, तो दर्द भी कम होता है। सो करेक्ट डायग्नोसिस करने से आपको आराम सिम्टोमेटिकली आप ये समझना चाहिए इसमें कंप्लीटली क्योर पॉसिबल नहीं है, तो समटाइम्स एडवांस है तो कंप्लीट क्योर पॉसिबल नहीं होता, बट फिर भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। अब चलते चलते डॉक्टर साहब आखिर में ये कि बहुत सारे लोग ये ऐसा मानते हैं कि अगर ठंडे पानी से नहाया जाए तो शरीर ज्यादा स्वस्थ रहता है, क्या आप कहेंगे सब केसेस में ऐसा सही है? सभी केसेस में ऐसा नहीं है, स्पेशली ओस्टियोआर्थराइटिस में इस मौसम में आप गर्म पानी यूज करना अच्छा है, बट कुछ लोगों को इन्फ्लेमेशन होता है, बट अभी इस मौसम में एनीवे गर्म पानी ही हमेशा अच्छा रहेगा, बट कुछ लोगों को इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है तो वहाँ तो हॉट एप्लीकेशन से इतना अच्छा फीलिंग नहीं होता है, उनको कोल्ड एप्लीकेशन तो मतलब जो भी करें वो डॉक्टर की सलाह से करें, अपने आप अपना इलाज करने से बचें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ स्टूडियो में आने के लिए, इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो देखिए सर्दी का